गवर्नमेंट को बड़ा सिवियरली हार्म किया है इस केस ने और गवर्नमेंट को काफ़ी डैमेज किया है इस केस ने। ऑर्डर से सेटिस्फाइड है, उनसे सिर्फ ये कहिए जो इन्होंने रिव्यू, अब तो उनकी अगर मर्जी का फैसला आ गया है सब उसको वापस ले लें। ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है इमरान खान, वो कहते हैं कि एक जज को ऑपोजिशन बड़ा चढ़ा रही है। किस जज की बात कर रहे हैं जानते हो ना? और ये भी जानते हो ना कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की थी और क्यों की थी? अपना माइंड अप्लाई किया कि दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। So what's wrong with that? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आपने थोड़ा सा इंट्रो सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और एक तरफ तो जो पॉलिटिकल चल रही है मार धाड़, वो तो अपनी जगह है। आज भी लाहौर में बहुत गर्जी बरसी है मरीम नवाज़ साहिबा, और कोरोना के तो सीन्स आप देख ही रहे हैं। अब इस पर तो मैं बात करना ही अब थक गया हूँ बात कर कर के कि कोरोना का तो कोई लिहाज कर नहीं रहा। एनीवे, एक चीज़ बड़ी क्वाइटली डेवलप हो रही है और वह काजी फाइज ईसा जो जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं। और अगर वो ये सारा अपना मसला सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक करीबन एक साल वो जो है वो एक साल थोड़ा सा ज़्यादा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे। उन्होंने एक लेटेस्ट अपना रिव्यू पिटीशन डाला है जिसके अंदर उन्होंने अपने ख़िलाफ़ हुए जो फैसले थे उसको चैलेंज किया है। उन्होंने जो उनकी अहलिया को जो FBI के नोटिस हैं उन सब को चैलेंज किया। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें बहुत से सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को उन पर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक जात उन्होंने बिल्कुल उनको आप यही कह सकते हैं फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड झूठा भी करार दिया जब उन्होंने कहा कि मेरे से उन्होंने बात की और जो जस्टिस खोसा ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि फिर मैंने जस्टिस फाइज ईसा को कागज़ पेंसिल दिया कि आप लिख लें जो रेफरेंस की बातें थी। उन्होंने कहा हम वॉकिंग ट्रैक पे थे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के पीछे जिस वक्त इन्होंने मेरे से बात की और अल्फाज यूज़ किए और कि उनका जो इन्होंने उसको जज किया वो के ख्याल में था टू सिक्योर पिटिशनर्स डेजिग्नेशन, कि बेसिकली वो मुझे चाहते थे कि मैं रिज़ाइन करूं, तो बाकी उनकी गलत बात थी कि मुझे कागज़ दिया पेंसिल दिया, तो बेसिकली इज़ कॉलिंग हिम अ लायर। फिर वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी सेल्फ सर्विंग सेल्फ जस्टिफाइंग ऑर्डर दिया टू जस्टिफाई हिज ओन कॉन्डक्ट। काफ़ी सख्त बात उन्होंने बाकी लोगों की की। और फिर जुडिशल काउंसिल ने कहा कि जुडिशल काउंसिल ये शायद उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लॉस्ट साइट कि इसका रोल जौन सा है एजुकेटर का है और एक प्रोसिक्यूटर का नहीं है। सीधे सवालात उठे हैं। काजी फाइज ईसा कब प्रोमिनेंस में आए थे आप और मेरे लिए? आपको याद है 2013 में जब फैज़ाबाद वाला धरना हुआ खादिम हुसैन रिजवी साहब का, तो उस वक्त फिर बहुत दोनों जुड़वा शहरों में बहुत 2017 में जब ये धरना हुआ था तो एकदम दोनों शहर रुक गए बिल्कुल। कुछ लोग दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो। फिर फाइनली आर्मी की इंटरवेंशन हुई और बिहाइंड द सीन्स और फिर बाद में DGISI भी इन्वॉल्व हुए और फिर वो धरना ख़त्म कराया गया। फिर बड़ी उस पर भी लेदे हुई कि किस तरह वो एग्रीमेंट हुआ सब कुछ। तो उसके बाद इन्होंने केस में एक बड़ा सख्त फ़ैसला किया और इस केस की हेयरिंग के अंदर ये थे और शायद जस्टिस बशीर आलम थे इनके साथ। इन लोगों ने बड़े सख्त ऑब्जर्वेशंस दी और बड़े सख्त कमेंट्स भी आए फ़ौज पे ISI पे। और उस ज़माने में आपको याद होगा बड़ा हेल किया गया कि जी बड़ा ज़बरदस्त वर्डिक्ट है, बड़ा बोल्ड वर्डिक्ट है। फिर जब फाइज ईसा साहब का ये शुरू हुआ सारा कुछ तो लोगों ने ताने बाने ये जोड़े कि शायद उस वर्डिक्ट की पादाश और ख़ुद अपनी पिटिशन में जो लेटेस्ट उन्होंने फ़ाइल किया है वो यही कह रहे हैं कि मेरा असल मसला शुरू हुआ है बिकॉज मैंने फैज़ाबाद धरने के इसका फ़ैसला किया था। सच या गलत ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लिंकेजेस जुड़ती रहीं। और फिर एज अ कॉज सेलिब्रे ऑपोजिशन ने भी इनको बहुत अपना लाडला कर लिया। और जैसे अभी आपको फिर मैं शॉर्ट्स लाऊंगा जो आज भी मरीम ने बात की, कुछ सवाल उठते हैं कि क्या जो इनकी पिटिशन है, क्योंकि उस आप जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था उसके मुताबिक डायरेक्ट किया गया FBI को कि आप नोटिस दें, कि फैमिली को नोटिस दें सब कुछ, और उसके बाद जो चेयरमैन FBI है वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फिर उसके ऊपर फ़ैसला करेगी। अपने पिटिशन में जस्टिस ईसा ने बड़े सख्त एतराज़ात लगाए और FBI पे भी उनके एतराज़ात बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक बंदी थी जो चेयरमैन FBI थी, 4 महीने के बाद उसको हटा दिया गया, एक एक्टिंग चेयरमैन लगा दिया गया सिर्फ इसलिए बेसिकली कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला उससे एग्जेक्टिव ले सके।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट कर ही नहीं सकती थी एफबीआर को कि किसको नोटिस देना है, कैसे देना है, सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होती, ये टेक्निकल चीज़ें हैं वो। लेकिन एफबीआर क्वेश्चन हो गया, सब कुछ क्वेश्चन हो रहा है। फिर उन्होंने अपना शहजाद अकबर जो प्राइम मिनिस्टर के हैं ऑन स्पेशल एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का उनका डिजिग्नेशन भी है ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, उस पर भी अब पिटिशन में उन्होंने कह दिया कि इनसे भी पूछें, इनकी 2 जायदादें हैं, एक लंदन में फ़्लैट है जायदाद है और एक स्पेन के अंदर उनका फ़्लैट है, और शायद उन्होंने वर्ड दिया कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, शायद ये भी है। तो आई थॉट कि पहले लेट्स स्टार्ट विद शहजाद अकबर साहब। मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ़ करा दूँ। हमें आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अनवर मंसूर खान साहब से, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। हम बैरिस्टर शहजाद अकबर से ही बात करेंगे, स्पेशल असिस्टेंट पीएम ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम बाद में हम इरफान कादर साहब से ही बात करेंगे, एक्स अटॉर्नी जनरल और एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी, और आबिद साकी साहब से बात करेंगे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और कामरान मुर्तज़ा से, ताकि एक बैलेंस व्यू आ जाए दोनों व्यू पॉइंट्स का। शहजाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहली बात तो यह है कि आपके बारे में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा है कि इट्स आयरॉनिक कि आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते, कुछ रिवील नहीं करते, और फिर उन्होंने कहा यार आपने जायदादें बहुत बना ली हैं शहजाद, आपके पास स्पेन में भी जायदाद है, लंदन में भी जायदाद है, कुछ बताएंगे? जी शुक्रिया मालिक। ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ मालिक साहब, एक ये तो सबजुडिस मैटर भी है, सेंसिटिव केस है, बिकॉज इसमें एक ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी मामला है, और यूजली मैं नहीं मुनासिब समझता इस पूरे इशू के ऊपर कोई भी डिस्कशन करना, बिकॉज अभी भी एक ओपन मैटर है। लेकिन चूंकि और जो जज साहब हैं बड़े बाइस एहतराम हैं, इनकी बेगम साहिबा भी बड़े बाइस एहतराम हैं, तो मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक सवाल चूंकि उन्होंने ज़रूर उठाया है अपनी जो रिव्यू पिटीशन के अंदर मुझसे मुतल्लिक, तो मैं सिर्फ उसकी हद तक क्लैरिटी देना चाहूँगा, और उसकी भी वजह एग्री करने की ये थी कि एंड ऑफ द डे हम पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और हमारी जवाबदेही बनती है। ऑल्दो फिलहाल कोई कानून नहीं है कि एडवाइजर्स या SAPMs अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। इस पर राय में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि डायरेक्ट किया था तमाम अपने SAPMs और एडवाइजर्स को, तो हमारी जो एसेट डिक्लेरेशन है वो पिछले तकरीबन 6-8 माह से शायद कैबिनेट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, और बिल्कुल उसके अंदर तमाम लोगों के अपने एसेट्स डिक्लेयर हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने कहा कि एक सिटिंग जज ने मेरे बारे में कुछ फरमाया, तो इस पिटीशन के पैराए में उन्होंने वो ही इज़ नॉट राइटिंग एनीथिंग एज अ जज, तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। ही इज़ राइटिंग एज अ पिटीशनर जो एक रिव्यू पिटीशन में अपनी पिटीशन कर रहे हैं। दूसरा ये जो उन्होंने कहा कि अपने बारे में कुछ रिवील नहीं करते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बारे में इश्तिहार भी नहीं लगाते, तो अगर कोई जानना चाहे तो ओवर अ कप ऑफ टी एंड पहली पिटीशन में क्या कहा था आपको? एनिग्मा कहा था, शायद वो एनिग्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ अपने क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जो 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि जो इस वक्त सब्जेक्ट मैटर है पिटीशन जिसमें रिव्यू पिटीशन हुई है, उसमें इशू ये था कि 3 अनडिक्लेयर्ड फ्लैट्स थे जिनको कभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया एसेट डिक्लेरेशंस में या कभी जो FBR के सामने होता है, और उसके ऊपर सवाल था कि वो डिक्लेयर नहीं किए गए। एक ये वायलेशन है, और दूसरा ये है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। खैर वो मैटर सब जुडिस है और उसमें जो भी कोर्ट फैसला करेगी। जहां तक मेरे उन्होंने जिक्र किया अपनी पिटीशन के अंदर, तो उसमें मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि 2 शायद उन्होंने फ्लैट्स का जिक्र किया है। एक फ्लैट जो है स्पेन का, वो लाजमन उन्होंने मेरे जो डिक्लेयर्ड टैक्स रिटर्न्स हैं और पब्लिकली अवेलेबल जो हमारा कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे मौजूद है वहां से लिया होगा। स्पेन का बिल्कुल फ्लैट है और उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वो मेरी बीवी का नाम है, और पब्लिक ऑफिस होल्डर हमें अपने स्पाउस का भी डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो मेरी बीवी का इनहेरिटेड विरासत में मिला हुआ एक फ्लैट है जो उनके वालिद की वफात के बाद मेरी बीवी को ट्रांसफर हुआ, और वो भी शायद 2018 या 19। वो फ्लैट आपके ससुर का था जो आपकी एहलिया को मिल गया? जी बिल्कुल, ससुर के नाम से मेरी एहलिया के नाम ट्रांसफर हुआ। ओके।
और दूसरा जो फ्लैट है वो मेरा तो कोई फ्लैट नहीं है लंदन में, लेकिन अगर बिल्कुल मुझे कोई देना चाहे तो मोर देन वेलकम। मुझे लेकिन शहजाद एक चीज़ आप क्लैरिफाई करें, जो वो फ्लैट था वो आपके ससुर ने कब खरीदा था? जी वो फ्लैट मेरे ससुर ने, मेरा ख्याल है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने कोई 15-20 साल पहले खरीदा। लॉन्ग बिफोर यू बिकेम अ पब्लिक ऑफिस होल्डर? जी जी, वे बिफोर आई बिकेम पब्लिक ऑफिस होल्डर और इवन हिज सन इन लॉ। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ वेरी क्विकली, उन्होंने दो ऐसे बातें सजेस्ट की हैं। उन्होंने कहा जी एक तो जितने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्स के ऑफिसर्स हैं, चाहे रिटायर्ड भी हों, दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इवन जजेस और सब कुछ, इन सब को भी अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी चाहिए, फॉरेन और लोकल दोनों। क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए मैं इस पिटीशन के ऊपर तो कोई बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर ये अगले हफ्ते फिर चूंकि कोर्ट में लगना है और वही बात होगी। लेकिन एज अ प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कि मैं और मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो भी पब्लिक लाइफ में हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं किसी भी तौर के ऊपर, जजेस हैं, फौज में हैं या दूसरे हैं, या वो आपकी पब्लिक लाइफ में एडवाइजर्स ऐसे पीएम जो ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं करते, पार्लियामेंटरियंस को तो पहले ही करनी पड़ती नहीं तो आप अकाउंटेबिलिटी ज़ार हो, क्यों नहीं कहते हो प्राइम मिनिस्टर को? आप क्यों नहीं कन्विंस करते कि इसको पॉलिसी बना दें? देखिए इस वक्त हमारे साहब, इस वक्त तकरीबन तमाम लोग अपने एसेट्स डिक्लेयर, दो चीजें हैं, एक क्वेश्चन है एसेट डिक्लेयर करना और दूसरा क्वेश्चन है एसेट्स को पब्लिक करना। जहां तक जो लोग पब्लिक ऑफिशियल्स हैं और पब्लिक लाइफ में हैं, उनके तो डिक्लेयर भी होने चाहिए और ऑफिशियल भी होने चाहिए, पब्लिश भी होने चाहिए। पब्लिश होने की जो नहीं था, मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ, वफाकी हुकूमत में ऐसे पीएम्स और एडवाइजर्स के तमाम एसेट्स पब्लिक कर दिए गए हैं एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत, जबकि सूबों में नहीं है, सिंध में नहीं है, और हम ये समझते हैं कि वहां पे भी होना चाहिए। बाकी जितने तो सिंध को छोड़े पंजाब में भी करवाएं, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है। बिल्कुल, पंजाब में मेरा तो ख्याल है कि हो चुके हैं, अगर नहीं हुए तो ये बिल्कुल सजेशन ली जाएगी कि पंजाब में भी होने चाहिए अगर वफाक में। चलें शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग। अनवर मंसूर खान साहब से बात करते हैं, फॉर्मर एडिटर। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताएं, ये जो पिटीशन आई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिटीशन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज पिटिशनर इस तरह बन सकते हैं जिस तरह इस तरह को बने हुए? क्योंकि मेरी 2-3 लॉयर से बात हुई तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। कुछ कहते हैं बिल्कुल बन सकते हैं बिकॉज ये वो जैसे उन्होंने अपनी पिटिशन में लिखा कि उनका अपना फ्यूचर एज अ जज अफेक्ट होता है कि FBI क्या रिपोर्ट किस तरह बना के उनकी अहलिया के बारे में देता है जो उनके ख्याल में इलीगल तरीके से बन रही है, नाजायज़ उसमें काम हो रहा है, तो इसलिए वो जायज़ है, उनका ये हक बनता है। पहले तो ये मुझे वाजे कर दें। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, सुपीरियर कोर्ट के जजेस का, उसमें आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि एक जज को एंडेवर करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए एक पब्लिक लिटिगेशन के अंदर, और अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ऐसे लिटिगेशन के अंदर। ये जस्टिस याहिया ने भी यही बात लिखी है कि उनको अवॉइड करना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव फाइल्ड दिस पिटिशन। मेरा ख्याल में नॉर्मली ऐसी पिटिशंस जो हैं वो फाइल नहीं की जाती हैं, तो इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका वो आया है बीच में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चूँकि उनका अपने लोग ही होते हैं, वही करते हैं ताकि ये मामला बाहर ना जाए, तो जजेस को चाहिए कि अपने आप को, लेकिन कानूनी तौर पे देखिए उनका ये भी स्टांस है, वो कहते हैं कि मैं प्रोसिक्यूट हो रहा हूँ, मुझे हाउंड किया जा रहा है बिकॉज मैंने जब फैसला दिया फैज़ाबाद धरना केस में और जिस तरह मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को रगड़ा, सब कुछ किया, ये सारा उसका नतीजा है। और ये कोशिश है अब कि आइंदा डिसक्वालीफाई हो जाएं ताकि वो चीफ जस्टिस ना बने, जज रहेंगे तो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब एक जज है जो सिटिंग जज है, वो ये समझता है कि मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी उसका सरबराह उसके पीछे है, उसके ब्रदर जजेस प्रेशर नहीं ले रहे वॉटेवर, तो सारी ये ग्रैंड स्कीम बनी है उसके अगेंस्ट, तो उसके पास और ऑप्शन है क्या सिवाय लिटिगेशन के? देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि, और कहता हूँ, मैं थ्रू आउट कहता रहा हूँ कि ऑप्शन जो था ये जुडिशल काउंसिल ले सकती थी इस इशू को और इसको शन करा सकती थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था ये। मगर ठीक है,
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो फाइल नहीं कर सकते। जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है वो एज फार एज पॉसिबल उनको अवॉइड करना चाहिए ऐसी लिटिगेशन। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं सकते। ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और एज अ सिटिंग जज यस ही कैन, अगर कोई कर रहा हो कोई ऐसी इलीगैलिटी। अच्छा ये मुझे बताइए अनवर भाई कि अगर एक सिटिंग जज एक दूसरे जज के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये कहे कि वो झूठ बोलते रहे, उन्होंने उस पूरा कहा है कि उन्होंने कहा कि जी मैंने बुलाया, जो खोसा साहब ने अपने फैसले में लिखा था, और फिर मैंने उनको पेपर पेंसिल दिया। उसने कहा मेरे से तो खोसा साहब ने बात ही की है, जब मैं वॉक कर रहे थे हम वॉकिंग ट्रैक पे सुप्रीम कोर्ट पे, वहाँ पे उन्होंने बात की और मकसद उनका मुझे नज़र साफ आ रहा था कि वो चाहते थे कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। तो बेसिकली ही इज़ कॉलिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अ लायर। तो फिर क्या ये इसका क्या ये बातें किस तरह जाएंगी? इट्स अ सीरियस चार्ज। इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट दैट ही इज मेड, और बेसिकली मेरा ख्याल में ये बातें करनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज इससे पहले ये बात नहीं की है उन्होंने। और चूंकि अब ये रिव्यू के स्टेज पर एक फैक्ट को वो कर रहे हैं, रिव्यू के स्टेज के ऊपर एक फैक्ट को अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, मेरा ख्याल में इसके अंदर बहुत देयर इज मच मोर देन व्हाट यू कैन सी। अगर आप इसको गौर से पढ़ें इस पिटिशन को, बेसिकली उन्होंने एक रीथिंक किया है रिव्यू पिटिशन को, और रिव्यू पिटिशन के अंदर एक पूरा नया एक पैराया जो है वो खोलने की कोशिश की है इस एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि अदरवाइज नहीं करनी चाहिए थी और अलाउ भी नहीं करना चाहिए था कि ऐसी एप्लीकेशन फाइल हो। क्या नहीं, क्या आप इसको क्या एज अ स्ट्रेटेजिक मूव देखते हैं कि अगर एफबीआर कोई भी चीज़ करता है तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा, तो क्या प्रेशर जनरेट हो जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर ज़्यादा दबाव न डाल सके? आप इसको ऐसे देख रहे हैं? जी, उसकी वजह यह है कि इस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने पोस्ट फैक्टो जो चीज़ें हुई हैं आफ्टर द जजमेंट वो सब लेकर आए हैं। रिव्यू के अंदर पोस्ट फैक्टो नहीं होता है, रिव्यू के अंदर जजमेंट के जो एरर्स होते हैं वो बताए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दरख्वास्त एक पिटिशन के फॉर्म में लेकर आए हैं। इसके लिए अगर करना था सेपरेट पिटिशन फाइल करते कि एफबीआर जो है अनलॉफुली एक्ट कर रही है, मगर ये कि इस रिव्यू के अंदर एक चीज़ जो कि जजमेंट से ताल्लुक़ रखती है इस लिहाज से है, मगर एक जिस तरह से एफबीआर इसको कर रहा है, उन्होंने जैसे कहा कि एफबीआर ने नोटिस कोई नहीं दिया, उनको बुलाया नहीं, नोटिस चिपका के चले गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। मगर ये बात जो है वो चीज़ें इस स्टेज के ऊपर लेके आना जो है वो एक मुनासिब, लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 लीगल पॉइंट्स, बिकॉज आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं, यू आर वेरी रिस्पेक्टेड लॉयर, 2-3 मुझे लीगल चीज़ें समझा दें नाज़रीन के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी कि वो डायरेक्ट करती स्पेसिफिक एक्शन एफबीआर को कि आप ABC इन 3 लोगों को नोटिस इशू करें और फिर उसके बाद जवाब लें और फिर हमें बनाएं। उन्होंने कहा ये एग्जेक्टिव की अथॉरिटी इन्होंने अज्यूम की है। क्या ये बात सही है? नहीं, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में वाटर कमीशन बनाया जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी। सिंध में ये शुगर के इशू प्राइसिंग के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिया। स्टील मिल का इशू था जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वहां पर लिया। ये रिकोटेक का जो इशू था वो भी एग्जीक्यूटिव इशू था, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। कारके वाला इशू था वो लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक जजमेंट जो हमें इन्होंने खुद दिया है हुदैबिया टेक्सटाइल का, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 में पावर तो है आपको कि आप बातें कर सकते हैं मगर आप नहीं करेंगे, ये भी एग्जीक्यूटिव इशू था। व्हाई ऑल दीज केसेस वर टेकन अप, आप इन सब को देख लीजिए। ये तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव जितने मैटर्स थे उसमें बहुत सारे में ये शामिल भी रहे हैं और इस लिहाज से ये बिल्कुल एक गलत बयानी के साथ काम ले रहे हैं। बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 में सो मोटो एक्शन है और सो मोटो एक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होती हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं,
किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के कम से कम को 10-12 जजमेंट्स हैं जिसमें के तो वो ये बातें अनवर साहब वो जो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लॉस्ट साइट दैट इट्स रोल वाज ऑफ एन एडजुडिकेटर एंड नॉट वन ऑफ प्रोसिक्यूटर। उन्होंने कहा वो उनका काम फैसला करना है, ये तो प्रोसिक्यूशन में चले गए हैं। क्या ये अपने मैंडेट से आगे चली गई जुडिशल काउंसिल सिर्फ खुश करने के लिए एग्जीक्यूटिव को और फौज को? जी, अगर आप पावर देखें जुडिशल काउंसिल की और उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो भेजेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट। इन्वेस्टिगेशन की पूरी पावर इनके पास है, इन क्वेश्चन कर सकते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सब पावर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली। लास्ट 2-3 सवाल। एक उन्होंने लिखा है कि जब एक फुल बेंच ने फैसला दे दिया कि ये सेटलमेंट, ये जो रेफरेंस था ये फजूल था और ये फारिग कर दिया उसको, उसके बाद 7 मेंबर बेंच किस तरह उठ के एक फ़ैसला दूसरा कर सकता है जो लेसर बेंच है और फिर सारा नोटिस दे सकता है FBR सबको? जब रेफरेंस ही ख़त्म हो गया तो फिर बात ख़त्म हो गई। फिर 10 मेंबर बेंच के फैसले को 7 मेंबर बेंच किस तरह एक नया फैसला कर देता? देखिए, जो फैसला हुआ था वो FBR को डायरेक्शन दिया था ऑन द बेसिस के इनकी बेगम साहिबा जो बड़ी मोहतरम है वो आई और उन्होंने खुद से अपने आप को प्रेजेंट किया, जिसकी दरख्वास्त जो है काजी साहब ने खुद दी थी। और जाहिर है कि जब वो उन्होंने दी थी और जब वो खुद ज्वाइन करती हैं इस क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आकर एक बहुत लंबा बयानिया देती हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरली वो बातें की और एक मेजॉरिटी जजमेंट है 7-3। जजमेंट जो है वो मेजॉरिटी का देखा जाता है, माइनॉरिटी का नहीं देखा जाता, और इट इज डीम्ड टू बी अ जजमेंट ऑफ द 10 मेंबर बेंच। कोई इसमें कोई भाई आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा और आगे आगे लेके चलता हूँ, इसको आगे लेके चलता हूँ और ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खातून ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट आप कर सकते हैं, मगर मेरे शौहर के साथ आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो जब वो ये खुद कह रही हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जब वो ये कहती हैं कि मैंने पैसे जो हैं वो भेजे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो अगर कोई आदमी इनका सोर्स ऑफ इनकम पूछता है तो उसमें क्या कबाहत है? अगर जेन्युइन है तो इसमें छुपाने की बात ही कोई नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल। 2023 आ जाता है एंड एज्यूमिंग कि यही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यही सब कुछ चल रहा है, हालात नॉर्मल है, वही हुकूमत होगी जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा, वही सदर होंगे जिनका अकॉर्डिंग टू द कोर्ट माइंड अप्लाई किए बगैर उन्होंने आगे भेज दिया, वही फ़ौज है, वही इंटेलिजेंस है जिसको ये कहते हैं कि ये मेरे पीछे पड़े हुए क्योंकि मैंने फैज़ाबाद का धरना सारा किया था। फिर फेलो जजेस भी हैं जिनमें से कुछ ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है सब लोगों ने। तो अगर 2023 में ये चीफ जस्टिस होते हैं ईसा साहब जैसे कि स्केड्यूल्ड हैं, तो क्या इस तरह पे निज़ाम चल पाएगा कि सीरियस हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है? देखिए, देयर इज अ वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको दो चीज़ें बड़ी क्रूशल, जब ये फैज़ाबाद धरने वाला केस जजमेंट आया, इसमें कभी उन्होंने नोटिस नहीं दिया उनके खिलाफ जिनको के इन्होंने जिसके खिलाफ इन्होंने लिखा है आर्टिकल 10A का इन्होंने वायलेशन किया। और जाहिर है कि जब वो वायलेशन किया तो ये कहना कि इन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की थी। तो जब ये चीफ जस्टिस बनते हैं और जब ये बनने के बाद ये कोई एक्शन लेते हैं तो देयर विल बी अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, और लोग ये कहेंगे इमीडिएटली कि जब आप इन पर्सन इनके खिलाफ अपियर नहीं बल्कि इनके एलिगेशन लगा चुके हैं पार्टी के खिलाफ, आप अगर एलिगेशन इंडिविजुअल्स के खिलाफ लगा चुके हैं तो कोई केस आप इनका नहीं सुन सकते, और अगर ये सुनेंगे तो देयर विल बी अ वेरी सीरियस इशू दैट विल बी रेज्ड। एक मिनट जी इसलिए कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बहुत वाज़े लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी के साथ, कोई जज किसी के साथ के खिलाफ कोई कोर्ट में जाता है
तो वो उसका केस नहीं सुन सकता है, इसीलिए ये सुनेंगे और सुनने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर 2023 में आप एक सीरियस स्टेलमेट कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन देखते हैं बिटवीन आर्मी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एब्सोल्युटली। अरुण मंसूर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहीं पे हम ब्रेक लेंगे और इसी चीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमें ज्वाइन करेंगे इरफान कादिर साहब, एक्स अटॉर्नी जनरल, हमें ज्वाइन करेंगे आबिद साकी साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल, और कामरान मुर्जा। इनमें से ये ख़ास वो हैं, इनमें से दो ऐसे जो काजी फायज़ ईसा साहब को बड़ा उन्होंने सपोर्ट भी किया, फेवर भी किया। तो वी विल सी कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहजाद अकबर साहब से भी, अरुण मंसूर साहब से भी, और इसी केस का ले रहे थे। इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और लेते हैं। मेरे साथ इरफान कादिर साहब हैं, एक्स अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट, एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, और खुर्रम मुर्जा साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कामरान मुर्जा, कामरान साहब, आपसे मैं बात शुरू करता हूँ क्योंकि बार ने बड़ा सपोर्ट किया जस्टिस फायज़ ईसा को और तमाम इस इशू के अंदर, और ये स्टांस कुछ कहते हैं जी पॉलिटिकल केस है, कहते हैं जी ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट इंस्पायर्ड केस है। जो लास्ट फैसला हुआ था उसमें लगता है सारे रांझे राज़ी करने की कोशिश की गई, कुछ इनको रिलीफ मिल गई, कुछ रिलीफ हुकूमत को मिल गई, सब कुछ। ये लेटेस्ट आप लोगों ने भी काम किया हुआ जस्टिस खोसा साहब के साथ, अ मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, रेपुटेशन, सब कुछ, उन पर भी इल्ज़ामात लग गए, बाकी बातें भी। क्या प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिशनर लॉयर भी हैं, क्या आप ईसा साहब, फायज़ ईसा साहब के आप इस केस को या इस पिटीशन को लेटेस्ट क्या देखते हैं? अपोजिशन ने भी इसको एक इशू बना दिया है, बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज नहीं हो गया एक सुप्रीम कोर्ट के जज? देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं थी कि काजी फायज़ को हटाने की अटेम्प्ट की गई है। इससे पहले भी एक अटेम्प्ट की गई थी और वो भी मैनेज करके की गई थी। उस वक्त मैं शायद वाइस चेयरमैन था पाकिस्तान बार काउंसिल का, तो अचानक जो है ना वो मुझे पता चला, मैं सुप्रीम कोर्ट में इंटर हुआ हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि जी वो आपकी तरफ से भी केस आर्ग्यू हो रहा है और आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है, कोई वकील साहब पेश थे, अब सिटिंग पार्टी जो ट्रेजरी पार्टी है उसमें बैठे हुए हैं, तो वो पेश हो रहे हैं और उसमें जो ना उनकी तरफ से जो ना वो आपकी तरफ से भी आर्ग्यू हो रहा है। और उसमें भी ये अटेम्प्ट यही थी कि काजी फायज़ को जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है उसको चैलेंज किया हुआ था और उस तरह से किसी तरह से हटा दिया जाए। खैर, हमने वहाँ पे भी रजिस्ट किया, पता चल गया कि इस मूव के पीछे असल में कौन है, अदरवाइज तो ये हमारा ये इशू नहीं था। अब फिर जो दूसरा इशू हुआ वो भी उसी तरह से, दूसरा भी उस वक्त उस मूव के पीछे कौन था? जवाब में वही थे। नहीं, लेकिन चले अब तो रीजन समझ आता है ना। अगर मुझे बात सुने, अगर जैसे उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा कि जी क्योंकि मैंने फैज़ाबाद केस किया है इसकी वजह से मेरे पीछे पड़ गए हैं ISI और दूसरे, तो जब अपॉइंटमेंट हो रही थी तब तो उन्होंने क्या फैसला ऐसा किया हुआ था कि इंस्टीट्यूशंस उनके खिलाफ होंगे? वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं हैं ताकतवर हलकों को, और ये उस वक्त भी था। और मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है, कुछ बातें मैं आपके साथ इसमें शेयर नहीं कर पा रहा, तो बहरहाल उस वक्त भी ठीक है, वो बिल्कुल आप शेयर ना करें। नहीं, लेकिन मुझे कामना थोड़ा सा वाज़ेह करें, किसी भी जज का जो फैसले होते हैं वही बोलते हैं, वही आप डिसाइड करते हैं कि हमें जज पसंद है या नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एलिवेशन से पहले जी हाँ, उस कौन से ऐसे उन्होंने फैसले कर दिए थे कि जो जिस पे हम ये बात को वजन दे सकें कि हाँ ताकतवर हल्के उनको पसंद नहीं करते थे? नहीं, इस एलिवेशन से पहले की बात नहीं कर रहे। इसी सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे, उस वक्त अटेम्प्ट हुई है खोसा साहब से पहले वाले उसमें इरा में आप आ जाइएगा, उसमें भी एक अटेम्प्ट हुई थी और उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से उसको क्वेश्चन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त वो सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उस वक्त भी जो है ना वो एक कोशिश हुई, और वो कोशिश जो है ना वो अल्टीमेटली वो सूबों ने और स्पेशली सूबा बलूचिस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस आई, तो फिर वो मैच्योर नहीं हो पाई। कोशिश हुई थी उसमें, और हल्के वही थे जो आज हैं इनको हटाने के पीछे। आज भी यही कोशिश हुई, वो सारा जो कुछ भी है आप देख लीजिए कि ये मटेरियल आपके पास तो नहीं होता, ये मेरे पास तो नहीं होता, ये किसी ने प्रोवाइड किया होगा, ये शहजाद अकबर के पास तो नहीं होता, ये किसी ने प्रोवाइड किया होगा और उसको बुनियाद बना के ये सारा कुछ जो है ना वो जो भी तमाशा लगाया गया है वो तमाशा लगा है। सवाल इसमें ये है कि आपके निज़ाम इंसाफ पे सवालात पैदा हो गए हैं।
काजी फायज ईसा, इससे पहले वकार सेठ, ठीक है। ये सारे जो आप इसको और भी इस तरह के बहुत सारे मामला हैं, और भी देख लीजिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से सिद्दीकी साहब का देख लीजिए। ये आपके निज़ाम इंसाफ पे जो है ना ये सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, और ये उनकी वजह से उठ रही हैं जिनकी वजह से जो है ना आपके सियासी निज़ाम पे उंगलियां उठ रही हैं। इस मामले को आपको सेटल करना होगा, पाकिस्तान को दस्तूर के मुताबिक चलने दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बेस्ट इदारा नहीं है, वो तो ज्यूरी ऑफ पेयर्स है, खुद ही सीनियर मोस्ट जजेस हैं, सारे खुद ही बैठे हुए हैं, उसमें तो कोई नहीं बैठा वो वर्दी वाला। देखिए नहीं उसमें यकीनन कोई नहीं बैठा, मगर वो एक बैकग्राउंड जो है ना वो बैकग्राउंड समझ में आ गया ना, बदनीयती जो है वो समझ में आ गई। मैं कह रहा हूँ आप इससे पहले की कुछ अरसे 2, 4, 6, 8 महीने साल पहले की जो है ना वो काज लिस्टें उठा के देख लें, उसमें भी जो है ना काजी फायज जो है ना वो उनको तो फिर कौन करेगा फैसला, मुझे बताएं। फिर कौन फिर जस्टिस, अगर जुडिशल काउंसिल में भी अगर कोई एतबार नहीं है तो फिर वे आउट क्या है? नहीं वो तो मटेरियल आ गया ना, वो तो आ गया कि ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपको अपने प्रेसिडेंट की पता चल गई ना कि कितनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड थी ये रेफरेंस भेजते हुए। उधर से बटन दबाया रिमोट का और वो बटन के साथ ही जो ना वो सारी चले मैं इरफान कादिर साहब को भी ले लूँ, इरफान कादिर साहब को भी ले लूँ। इरफान आपने बातें सुनी हैं कामरान साहब की भी, डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री, डू यू थिंक कि ये केस एक पॉलिटिकल केस बन गया है और ये बेसिकली एक जुडिशियल अफेयर से निकल के अब एक पॉलिटिकल केस बन गया है जिसमें एवरीबडी इज डूइंग पॉलिटिक्स? देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब की जो रेस्टोरेशन है उसके बाद से हमारी बार्स जो हैं वो सियासत में हैं, हमारे जो जजेस हैं वो ट्रायल पर हैं, और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी ट्रायल पे है और सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल पे है, और जजेस में जो एक डिवाइड है वो भी नज़र आ रही है, और स्ट्रिक्ट लीगैलिटी जो है उनके फैसलों में वो नज़र नहीं आ रही, और मसलियत का शिकार जो है वो ज़्यादा लग रही है जुडिशरी भी और बार भी। और बार और बेंच को मैं समझता हूँ कि अभी वक्त लगेगा, एक इर्तिकाई अमल से गुजरेंगे तावक्ते के ये मुस्तहकम हो। इस वक्त इनकी जो इस्तेकामत है वो बहुत सख्त कमज़ोर पड़ चुकी है, और रूल ऑफ लॉ जो है वो भी डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी टॉपसी टर्वी है। तो ये आने वाले दिनों में ये बाज और बेंच, क्योंकि अगर आप देखें मुझे लेकिन इरफान ये बताएं, ये जो केस है, एक सेकंड ये सारी चीज को अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फोरम जैसे आप फरमा रहे हैं वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। ना तो वकीला को उस पर यकीन है, बार्स को भी यकीन नहीं है उस पर, और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी यकीन नहीं है, फायज ईसा साहब को भी उन पे। तो अगर जजेस ही जजेस पे यकीन नहीं करेंगे तो एक आम आदमी वकीला पे और जजेस पे क्यों कर यकीन करेगा? तो सलूट फिर होगा क्या? तो मुझे एक बताएं, ये जो केस जो चल रहा है इसका कुछ भी फैसला होता है तो क्या ये और डिवाइसिव होगा, ये और बीच में गैप बढ़ा देगा बार में, बेंच के दरमियान, आम लोगों में? और दूसरा सवाल जो मैंने अनवर मंसूर से ही पूछा था उनसे, अगर फायज ईसा साहब ये सारा ही राइट्स थ्रू द स्टॉर्म और 2023 में वो सीजे बन जाते हैं, तो क्या वो इसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और इसी गवर्नमेंट के साथ ये क्या क्लैश हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का तनाव हो जाएगा, चल पड़ कैसे चलेगी बात? सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कमजोर अदारा रहेगा, वो क्रिपल्ड रहेगा, और अगर जजेस की आपस की भी रिश्वतवानियां हुई और हमारी बार्स भी सियासत में हुई तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक मजबूत सुप्रीम कोर्ट बन के सामने नहीं आएगा जिसको कि आप ट्रू मानों में कह सकें कि ये इम्पार्शियल है, ये इंडिपेंडेंट है। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरी है, और तमाम स्टेक होल्डर्स में जब तक के पॉलिटिकल कंसेंसस से ये जजेस जो हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये रिस्टोर्ड जजेस जो मौजूदा ये इफ्तिखार चौधरी साहब की पोस्ट रेस्टोरेशन जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी जो है तकरीबन वो कंसेंसस ओरिएंटेड नहीं है इस वक्त, और वो स्ट्रिक्ट लीगैलिटी के तहत भी वो अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। हमें स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और लॉ पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा, और इसमें जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनका कंसेंसस जरूरी है। क्या आपके नजदीक फायज ईसा जस्टिस फायज ईसा इज अ विक्टिम? मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फायज ईसा साहब की जो इंस्टिंक्ट है सेल्फ प्रिजर्वेशन की, उसकी वजह से उन्होंने कुछ बातें कर दी हैं उनके खिलाफ, जस्टिस खोसा के खिलाफ, जो कि मैं समझता हूं कि वो जिस साइकोलॉजिकल कैफियत से गुजर रहे हैं उसका शिकार होकर उन्होंने किए हैं, वरना जस्टिस खोसा
उसको मैं जानता हूँ, वो इंटेग्रिटी में काफ़ी हाई हैं और वो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकते कि वो झूठ बोलें। और इस मामले में बिल्कुल वो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई झूठ बोला, लेकिन इन दोनों जजेस की मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये एक क्लोज शॉप में रहते हैं जजेस, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो कमरान मुर्तज़ा साहब जैसे लोग जो हैं ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकें, लेकिन भरकैफ मुझे लग रहा है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जहाँ तक जस्टिस खोसा की इंटेग्रिटी का ताल्लुक है, श्योरली वो झूठ नहीं बोलेंगे। मैं कामरान एक चीज़ बताइए, ये जस्टिस खोसा को हमने भी उनको बहुत देखा, अदालतों में जाके केसेस सुनते थे हम उनसे, तो बड़े ज़बरदस्त डिसेंट किस्म के आदमी थे। मैंने आज उनको मैसेज भी किया तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली, मैंने कहा जी मुझे आपका कुछ इस पर व्यू चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ही रिग्रेटेड सेइंग इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, एक केस है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि मैं इस पर रिस्पॉन्स दूँ, विच इज़ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। आपने भी काम किया हुआ है, इतना बड़ा चार्ज जो फ़ाइज़ ईसा साहब लगाते हैं, क्या आपको ये रिएक्शनरी मोड नज़र आता है, वज़न नज़र आता है? बिकॉज ये मामूली बात नहीं है कि आप ये कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री जिनकी बड़ी इज्जत भी है, वो टोटली उन्होंने एक फैब्रिकेट करके किस्सा बयान कर दिया फैसले में। देखिए, इस जिस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में तो या अल्लाह जानता है या ये दोनों हजरात जानते होंगे, मगर अदरवाइज़ जो है ना वो खोसो साहब बहुत नाइस आदमी हैं। और बल्कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके बाकी भाई भी, पूरी फैमिली जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने इतना पेशेंस और इतना प्यार और इतना जो ना ठंडे मिजाज के लोग नहीं देखे। और वो भी मतलब चले एक तो फैमिली में हो सकता है, मगर ये सारे के सारे बहुत अच्छे लोग हैं। तो इस बारे में मेरा वो नहीं है, मगर बहरहाल चूँकि किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्स के हवाले से कोई बात हो रही है तो ये दोनों उसका जवाब दे सकते हैं, या फिर तीसरा अल्लाह पाक जानता होगा इस बात में, उनको पता होगा कि असल बात क्या है। चल इसी बात को आगे लेके चलते हैं। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना ना, ब्रेक से आने के बाद इस पर बात करेंगे। जैसे इरफान कादिर साहब ने कहा, अगर सिचुएशन ये है कि वकला जजेस पे, जजेस एक दूसरे पे या अपनी सुपीरियर बॉडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे अगर एतबार नहीं करते, तो फिर क्या वक्त आ गया है मैसिव जुडिशल रिफॉर्म्स का? किस तरह जजेस भर्ती हों, किस तरह उनकी प्रमोशंस हों, और ये जो पुराना निज़ाम है क्या ये फेल हो गया? क्या ये इतना पोलिटिसाइज हो गया कि बार्स भी पोलिटिसाइज, जजेस भी पोलिटिसाइज, निज़ाम पोलिटिसाइज, और जैसे ईसा साहब कहते हैं मिलिटराइज्ड? तो फिर इसका नतीजा क्या है? किस तरह ये बात आगे बढ़ेगी? विल ट्राई टू फाइंड एन आंसर। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। वेरी क्विक क्वेश्चन दोनों पैनलिस्ट के लिए, मैं आपसे शुरू करूंगा इरफान। केस अगर फ़ाइज़ ईसा साहब सरवाइव कर जाते हैं सारे ऑडियल को, या उनको अल्टीमेटली इसकी वजह से उनको अपनी जजी से हाथ धोना पड़ते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका हमारे जुडिशल पॉलिटिकल सीन पे, और क्या हम इस तमाम एक्सपीरियंस से जुडिशरी को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्विकली। इस स्टेज पे ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा, क्योंकि एक बड़ा लंबा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, उसका रिव्यू अभी पेंडिंग है, और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी पेंडिंग है। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला मामला नहीं है, और इसमें जजेस में जो आपस में डिवाइड है, वो डिवाइड भी देखनी है कि आया वो उस डिवाइड से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, यहाँ के मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो है आपस में रिकनसाइल कर जाते हैं। तो इस सारी चीज पे डिपेंड करता है कि ये इस केस में एक फैसला जो है वो होगा कि नहीं होगा। फिलहाल ये काफी मुश्किल सूरत हाल है, और इसमें मुझे फैसला अनकरीब होते हुए नजर नहीं आता। और क्विकली हम इसमें से कोई पॉजिटिव चीज निकाल सकते हैं आइदर और में? मैं समझता हूँ कि फिलहाल तो ये जो कुछ भी हुआ है इससे नुकसान जो है वो अदालत को होगा। जी आपसे कामरान वही सवाल। आपने आज काजी अनवर का स्टेटमेंट देख लिया होगा वकार सेठ के हवाले से। ये केपीके को आप उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, और ये केपीके का इशू बन गया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई मामला हुआ जिसके नतीजे में जाना पड़ा काजी साहब को, तो ये कल बलूचिस्तान का इशू बनेगा। ये आपने 2 सूबों में ये प्रॉब्लम पैदा कर दी है। सदीकी साहब का प्रॉब्लम साहब, ये हर चीज़ में सुबाइयत को लाना क्या इंस्टीट्यूशंस की तबाही की बेसिस नहीं बनेगा?
नहीं, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था, उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं था। उनके ऊपर जो कुछ बनाया गया ना, जो कुछ कुक हुआ है, उस हवाले से हम कह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड मौजूद है। ये पहली अटैम्प्ट नहीं है। इससे पहले वाली अटैम्प्ट ज़रा थोड़ा सा आप काज लिस्टें ज़रा चेक कर लीजिएगा, इससे 2-4-6 महीने पहले की, इससे पहले वाले चीफ जस्टिस साहब के ज़माने में, तो आपको कुछ और भी कुछ मवाद मिल जाएगा जिसको आप जो है ना इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक नुक्ता दूसरे नुक्ते से मिल रहा है और दूसरा नुक्ता तीसरे नुक्ते से मिल रहा है। फर्स्ट फेलियर के बाद ये दूसरी तो सोल्यूशन क्या है? आप मुझे बताएं सोल्यूशन क्या है? बिकॉल आपके हर कोई तलवारें निकाल के खड़ा हुआ है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक है, वो ताकतवर हल्के अपना काम करें, अपने दस्तूर के अंदर, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अपने दस्तूर के दायरे के अंदर चले जाएं। ये सोल्यूशन है इस मुल्क का। चलें, कामरान बहुत शुक्रिया, इरफान कादर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे इरफान कादर ने कहा लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ऐसे तमाम चीज़ों में देयर ऑलवेज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। शायद वक्त आ गया है जुडिशरी के जो बड़े हैं, इंस्टीट्यूशंस के जो बड़े हैं, गवर्नमेंट के जो बड़े हैं, शायद दे माइट नीड टू गो इनटू द बैक रूम और कुछ चीज़ों को सेटल करना चाहिए, कुछ निज़ाम के ऊपर काम करना चाहिए। बिकॉज इस तमाम झगड़े में से विनर कोई नहीं निकलेगा, एवरीबडी विल बी अ लूज़र। पहले इंस्टीट्यूशंस का बुरा हाल है, जुडिशरी पर बड़े सवालात हैं, इसमें कोई विनर नहीं है आइदर वे। विनर तभी होगा अगर सारे मिल के कम अज़ कम जो एक दूसरा तलवारें तो मैदानों में डाल लें, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।